हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के बीच में फिर से आगे का क्लास लेके आई हूँ, जो कि ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बीटीएससी एएनएम हो, चाहे वो बिहार स्टाफ नर्स हो, चाहे वो बिहार सीएचओ का एग्ज़ाम हो, सभी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं अभी जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आ रही हूँ। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 36 तक हो चुका था। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो सबसे पहले जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच में नर्सिंग से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सभी चीज़ लेके आती हूँ, तो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या कह रहा है कि कितने डेसिबल से ऊपर की नॉइज पर कान का पर्दा जो है फट सकता है, यानी कि जो कान का पर्दा होता है वो कितना डेसिबल से ऊपर का नॉइज होगा। तो इसमें हो गया 37 में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 160 डेसिबल से। 160 डेसिबल से जब ज़्यादा होगा तो कान का जो पर्दा है वो क्या होगा, रप्चर हो सकता है, यानी कि फट सकता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। जो साउंड पोल्यूशन है उसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे जो है नॉइज के स्रोत पर नियंत्रण से, हाँ ये तो कर सकते हैं। जहाँ से भी नॉइज आता है, यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसके स्रोत पर ही नियंत्रण करेंगे तो उससे तो होगा ही। प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा से, जो प्रभावित व्यक्ति है उससे सुरक्षा करना है, और फिर कानून बना के, एक नियम बना के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या कह रहा है कि फल व सब्जियों का कचरा क्या कहलाता है। जो फल और सब्जी का जो कचरा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गार्बेज, ऑप्शन सी। कचरा को, फल और सब्जी के कचरा को क्या कहते हैं, तो गार्बेज कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, मलेरिया का पुनर्आगमन कब हुआ, यानी कि जो मलेरिया था इराडिकेट हो गया, इराडिकेट करने के बाद फिर से उसका पुनर्आगमन कब हुआ, तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, तो 1953 में आया था। ठीक है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP, उसका नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम यानी NMEP, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो भी नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट करके एक एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। इसी सबसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम कब आया था, तो 1958 में। ठीक है, और ये पुनर्आगमन तो 1958 के बाद ही पुनर्आगमन हुआ होगा। तो इसका कब आया था फिर से, तो ऑप्शन बी, 1966 में मलेरिया का पुनर्आगमन हुआ था। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या कह रहा है कि WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो WHO होता है, और WHO का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसका डेट पूछेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे कब है, तो 7 अप्रैल को। ठीक है, ये भी याद रखेगा, WHO डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 7 अप्रैल को किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो होता है विकासशील देशों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में वित्तीय मदद देना। हाँ, तो ये जो है उसका है ही, WHO का जो भी विकासशील यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसका स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जो भी नेशनल प्रोग्राम है उसमें क्या वित्तीय मदद देता है। WHO का यही मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भिभिया है। क्वेश्चन नंबर 42, ये जो है WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखिए एक WHO डे जो मैं अभी जस्ट बताई हूँ, ये भी बार बार पूछता है, तो 7 अप्रैल है। ठीक है,
और इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जेनेवा। ये आप लोगों को याद रखना है कि WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में क्या कह रहा है कि रिफ्यूज डिस्पोजल व ट्रेच मेथड किस प्रकार का तरीका है। तो रिफ्यूज डिस्पोजल और ट्रेच मेथड जो है किस तरह का तरीका हो गया, किस तरह का यानी कि मेथड हो गया, तो ये हो गया कंट्रोल टिपिंग मेथड, ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रोल टिपिंग मेथड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या कह रहा है कि सबसे प्रभावी सैनिटेशन बैरियर है। सैनिटेशन का मतलब हो गया यही स्वच्छता का बैरियर जो होता है कौन होता है, तो मल का समुचित सही निकास। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया, जो भी मल है उसका समुचित सही निकास, ये हो गया सैनिटेशन बैरियर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45। RCA लैट्रिन में पानी की सील की गहराई, ये सब स्वच्छता से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन हो गया। तो RCA लैट्रिन में पानी की सील की गहराई कितनी होती है, इसमें गहराई कितना होगा, तो 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप देखिए 46। सेप्टिक टैंक जो होता है उसका क्षमता कितना होना चाहिए। ये सब उतना एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन ये आप लोग का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये चीज़ है, तो ये आप लोग को जानकारी रखना चाहिए। देखिए एग्जामिनर जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए ये सभी जानकारी में रखना चाहिए। जो वैसे VVI है मैं आप लोगों को वो रिपीट कर देती हूँ। तो इसमें पूछ रहा है कि सेप्टिक टैंक में कितना क्षमता होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20 से 30 गैलन प्रति व्यक्ति। ठीक है, यानी एक व्यक्ति के अनुसार 20 से 30 गैलन होना चाहिए सेप्टिक टैंक का क्षमता। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कि सीवेज में कार्बन पदार्थ की मात्रा को बताता है। जो सीवेज होता है उसमें कार्बन पदार्थ की मात्रा को क्या बताता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज किससे प्रदर्शित होती है। जो सीवेज होता है, कचरा होता है, उसमें स्ट्रेंथ किससे प्रदर्शित होता है, तो इसमें हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे भी होता है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पे भी होता है और सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल इससे भी होता है, तो उपरोक्त सभी हो गया। अब आगे देखिए 49 कि मानव में रोग फैलाने में आने वाला जो ऑर्थोपोड का अध्ययन कहलाता है, यानी जो कीड़ा मकोड़ा जो होता है जो कि रोग फैलाता है उसे उसका जो अध्ययन करते हैं, यानी उसका जो स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, देखिए ऑर्थोपोड का स्टडी को कहते हैं इंटेमोलॉजी। लॉजी जैसे ही आ गया यहाँ पे, देखिए लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, तो यहाँ ऑप्शन से ही पता चल गया कि लॉजी। तो यहाँ बायोलॉजी तो ये हो गया जीव विज्ञान का, ठीक, लेकिन यहाँ क्या है अर्थोपोड का, तो इंटोमोलॉजी को क्या अर्थोपोड का स्टडी कहते हैं, तो यहाँ मेडिकल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या कह रहा है कि मच्छर का जैविक नियंत्रण किसके द्वारा होता है। जो मच्छर होता है उसका जो कंट्रोल करते हैं जैविक नियंत्रण, वो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है गेम्बूसिस मछली के द्वारा। हाँ ये सही है, ये तरह का मछली होता है उसके द्वारा भी मच्छर का नियंत्रण करते हैं। तो गेम्बूसिया मछली होता है उसके द्वारा भी करते हैं, बारबोडस मछली के द्वारा भी करते हैं और कोलोमोमाइसिस के द्वारा भी करते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो गया, ये आपको याद करना होगा। अब आगे देखिए क्या है 51। किसके लार्वा में साइफन ट्यूब नहीं मिलती है, यानी कि किसका जो एग होता है ये लार्वा होता है जिसमें साइफन ट्यूब नहीं मिलता है, तो एनाफ्लिस जो मस्क्यूटो मच्छर होता है उसमें साइफन ट्यूब नहीं मिलता है। हम देखिए 52। DDT कितनी अवधि तक प्रभावी रहता है। ये जो DDT का छिड़काव करते हैं जो कि मच्छर उच्छर को भगाने के लिए किया जाता है, तो ये इसका जो प्रभावी होता है कितने दिन तक होता है, तो 6 से 12 मंथ, यानी 6 मंथ से 12 मंथ तक होता है। अब देखिए फाइलेरियासिस किससे फैलता है। जो फाइलेरिया होता है ये किससे फैलता है, तो ये फैलता है आपको क्यूलैक्स से भी होता है और मांसोडोनिया, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों से। ठीक है,
क्यूलेक्स से भी फाइलेरिया फैलता है और मांसोडोनिया से भी फैलता है। और एनाफिलिस से क्या, मलेरिया फैलता है। एनाफिलिस वो भी कौन, मादा एनाफिलिस मच्छर से मलेरिया फैलता है। और एक तो फाइलेरिया हो गया क्यूलेक्स से और मांसोडोनिया से। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों बी और सी से। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे है। मैं ज़्यादा आप लोगों के बीच में लेंदी नहीं लाती हूँ ताकि आप लोग बोरिंग फील ना करें। शॉर्ट करके ही लेके आती हूँ, 10 से 15 मिनट का ही, ताकि आप लोग को समझ में आए। मैं आप लोगों के बीच में थ्योरी पार्ट भी लाऊंगी ताकि आप लोग का चाहे वो CHO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो BTC ANM हो, चाहे वो स्टाफ नर्स का हो, सभी में आप लोगों के लिए ये हेल्प रहेगा। तो इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।